अचानक कमरे में एक हेवला नमूदार हुआ। उसके लब हिले और आवाज सुनाई दी, आशिकी मरती नहीं, मेरा जिस्म तो फना हो गया, मगर मेरी आशिकी हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगी। अपने आप को अकेला न समझना। एक आशिक की हैरतनाक रूदा। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, उसने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। वो खामोशी से सुन रहा था। अगरचे दिल किरची किरची होकर बिखर चुका था, मगर महबूब की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत उसमें न थी। आंखों में आंसू उमड़ आने के लिए बेताब थे, मगर वो उन पर बंद बांधना जानता था। आखिर आशिकी ने यही तो सिखाया था, अपने जज्बात को सफेद चादर में लपेटकर खुद को दूसरों के सामने हंसते हुए पेश करना, लबों पर मुस्कुराहट के साथ अपने दर्द को दूसरों पर अयान ना करना। आइंदा मेरी निगाहों के सामने आने की जुर्रत भी की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं कभी तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी। उसकी आंखों में इंतहा की सफाकियत उतर आई थी। देखने वाले तमाशबीन थे और आगे बढ़कर किसी के दर्द की दवा करने से कासिर दिखाई देते थे। वो गर्दन को हल्का सा खम दिए बस उसी की जानिब देख रहा था। हाथों में एक अदद गिटार था, जिसे पकड़ने की सकत अगरचे खत्म हो चुकी थी, मगर वो उसको थामे हुए था। अब जा सकते हो यहां से, उसने गहरी सर्फ लगाई। अपनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं थी। आखिर जुर्म ही क्या किया था उसने? फकत इजहार मोहब्बत। क्या किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना जुर्म है? क्या महबूब को अपनी आशिकी की बात बताना नाकाबिल तलाफी दर्द है? उसकी पलकें भीग चुकी थीं। करीब था कि अब्र नीसा मोतियों की मानिंद जमीन बोस हो जाते। वो पीछे की जानिब खिसका, कदम डगमगाए, मगर वो संभल गया। लब अब भी ना हिले थे। दिल में किसी कंवल के मानिंद समाने वाला चेहरा उसकी आंखों को देख रहा था और खामोशी से खिसकता नजर आ रहा था। किसी एक की ना सुनने वाला अपने दिल की सुनकर आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार था। समीर राजपूत, हजारों दिलों की धड़कन, संगीत की दुनिया का नामवर आदमी, अपनी कुली की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार था कि अपना मकाम, अपना मर्तबा सब कुछ भूल गया। जहां भर की नेमतें एक तरफ और महबूब का साथ एक तरफ, वो सायरा की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार था, मगर उसकी आंखों में समीर एक पल के लिए भी नहीं जचता था। उसके साथ काम करना उसकी मजबूरी थी, मगर आज जब समीर ने अपने दिल का हाल सायरा के सामने रखा तो वो उसे कतन बर्दाश्त न कर सकी और एक तमाचा उसके रुखसार पर दे मारा था। आशिकी का मुजस्मा समीर राजपूत हवन्नकों की तरह देखता रहा। दिल के टूटने के बाद के मंजर की वो अपने कानों में अक्कासी अगरचे करता था, मगर दर्द की शिद्दत शायद वो जानता ही ना था। और आज वो उस जायके से भी आशना हो चुका था। कितना मीठा सा है दर्द जो तुमने दिया है, मरहम न कोई दवा है, मर्ज़े इश्क ऐसा गुनाह है। अपने ही गाने के अल्फाज आज उसे समझ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हीं लम्हों के लिए उसने वो अल्फाज कहे थे। वो धीरे धीरे पलटता जा रहा था कि यकदम उसकी आवाज ने एक बार फिर इन कदमों को रोक दिया था। ठहरो, वो उम्मीद के साथ उसे देख रहा था, जबकि वो एक वकार के साथ चलती हुई उसके करीब आई थी। ये लो अपना तोहफा। वो फूल जो उसने बड़ी ही चाह से उसके लिए खरीदे थे उसके मुंह पर मार दिए गए। पंखड़ियां हवा में बिखरती चली गईं, हर टहनी जुदा हो गई। खुशबू से फजा को मुअत्तर किया गया था, मगर दर्द पर मरहम लगाने के बजाय जल्दी पर नमक का काम किया। अब आंखों को जब्त में रखना महाल था। एक शबनम सा कतरा बह ही निकला था। गिरफ्तार जो हुआ मोहब्बत में, आशिकी उसकी सजा है। मोहब्बत को धुतकारे जाने के बाद संगीत की दुनिया का ये सितारा जैसे ढल ही चुका था। तमाम कंसर्ट उसने मुलतवी कर दिए और तमाम एल्बम को नजरे आतिश कर दिया। अपने आप को चार दीवारी में कैद करके बस अपनी आशिकी को याद करता। घर वाले और दोस्त अहबाब उसकी हालत पे अगरचे फिक्रमंद थे, मगर वक्त की मौजों पर छोड़कर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। दिल टूटा है अभी, कुछ दिनों बाद देखना पहले जैसा हो जाएगा। तकरीबन सबकी बातों का यही मफहूम निकलता था, मगर कोई क्या जाने कि आशिकी का रोग क्या है। बंद कमरे में जहां उसने जगह जगह सायरा की तस्वीर अपने पोस्टर के साथ लगाई हुई थी, उन्हें देखता जाता और गिटार के तारों से दर्द भरा सुर बिखेरता। आज भी वो अपनी आशिकी के किस्से खामोश दरो दीवार को सुना रहा था कि उसके दिल ने किसी अनहोनी की खबर दी थी। रात का पहला पहर था।
बादलों से सजा आसमान किसी तूफान का पेशखीमा था। खिड़कियों के दोनों दरवाजे जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद खुलते और बंद होते जा रहे थे। उसने हसरत के साथ बाहर की तरफ देखा और गिटार को बेड पर रखकर उस जाने पड़ा। वो सफेद जीन्स और उसी रंग की हाई नेक में मलबूस था। चांद सी रंगत पर यह लिबास खूब जच रहा था। सायरा, तुम ठीक तो हो? उसने आसमान की तरफ देखते हुए खुद कलामी की थी। जवाब गहरी खामोशी से दिया गया था। दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। बादलों का शोर और रिमझिम उसके सुकून को तबाह बर्बाद कर रही थी। वो मुट्ठियां भेंचे कभी दरवाजे की तरफ बढ़ता तो कभी बालकोनी की तरफ। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सायरा किसी मुसीबत में है? उसने अपने गाते हुए पोस्टर की जानिब देखा था, जहां उसके ऐन पीछे सायरा खड़ी थी। वो लम्हे भी क्या लम्हे थे। महबूब मोहब्बत से आशना तो ना था, मगर साथ तो था। दर्द एक बार फिर उभरने लगा था। मुझे फोन करके पूछना चाहिए। अपनी इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने के बावजूद वो उसके बारे में फिक्रमंद था। फोन मिलाया तो वो स्विच ऑफ निकला। मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है? फिक्र पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब वो वहां नहीं ठहर सकता था। जिस हाल में था उसी हाल में अपने महबूब की खातिर चल दिया। न मौसम की फिक्र थी और न रात के इस पहर की खबर। समीर! उसकी मॉम ने उसको गैराज की तरफ जाते हुए देखा तो पुकारना चाहा, मगर वो उनके अल्फाज क्यों कर सुन सकता था। दिल में बस महबूब समाया हुआ था। बारिश खूब बरस रही थी। बादलों की गरज ने फजा में मौजूद हर आवाज को दबा दिया था। ऐसे में वो तेज ड्राइव करते हुए कार को अजनबी मंजिल की तरफ गामजन किए हुए था। सुनसान सड़क, जिसके दोनों अतराफ बोसीदा से दरख्त थे, एक वहशत का मंजर पेश कर रहे थे। आंखों में सायरा का चेहरा समोए हुए वो कई बार मोड़ काटते हुए हादसे से बचा था। इस बार भी जब वो दाएं जानिब मुड़ा तो एकदम ब्रेक लगाई। आंखों में एक कसक ने जन्म लिया। सामने सायरा की कार थी, जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो बिना सोचे समझे बाहर आया और तेजी के साथ सायरा की कार की तरफ बढ़ा, जो अंदर से बिल्कुल खाली थी। कोई वहां मौजूद ना था। 2 लम्हों ही में वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था, मगर उसे अपने आप के बजाय सायरा की फिक्र थी। सायरा इस वीराने में कार छोड़कर कहां जा सकती है? उसने पेशानी से बालों को पीछे करते हुए सोचा था। तभी बारिश के रिमझिम में उसे पायल की झनकार सुनाई थी। कोई तेजी के साथ भाग रहा था। कदमों की चाप भी उस झनकार में शामिल हो रही थी। वो हैरत से पलटा। ये आवाजें? उसने सोचा और सामने की तरफ भागा। आवाज करीब से करीब तर होती जा रही थी। बचाओ, बचाओ! अब मध्यम सी आवाज भी सुनाई दी थी। जरा गौर से सुना गया तो वो सायरा की आवाज थी। उसके जिस्म में जैसे एक करंट दौड़ गया था। भागते हुए उस आवाज का ताकुब करने लगा। वहां सायरा अकेली भाग रही थी, दुल्हन के लिबास में। उसके पीछे कई गुंडे थे जो उसका ताकुब करने की कोशिश में थे। समीर ने यह देखा तो उन गुंडों के सामने आ खड़ा हुआ। छोड़ दो इसका पीछा करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसने धमकी दी थी। शनासा आवाज समाज से टकराई तो वो पलटी। समीर को वहां देखकर वो खासा चौंकी थी, मगर उम्मीद की किरण नजर आने पर उसकी जान में जान आई थी। मेहंदी के फंक्शन के लिए वो ब्यूटी पार्लर से अकेले घर की तरफ जा रही थी कि खराब मौसम के बाइस इंजन में पानी भराया। ऐसे में गुंडे वहां आ मौजूद हुए और अपनी जान बचाने की खातिर वो बस भागती जा रही थी। अब तू बताएगा हमें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। वो 3 थे और ये अकेला। सबने मिलकर उस पर वार किए थे। सायरा ने आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहा, मगर इतने में वहां वलीद आ चुका था। वो उसी की तलाश में आया था। जब फोन बार बार स्विच ऑफ रहा तो उसे भी फिक्र हुई थी। तभी वो उसे ढूंढने आ निकला था। वलीद, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो देखो समीर अकेले उन गुंडों से लड़ रहा है। प्लीज उसकी मदद करो, वो मार देंगे उसे। सायरा ने दर्द भरे लहजे में वलीद से मदद की दरखास्त की, मगर उसने नफी में गर्दन हिला दी। पागल हो गई हो क्या? वो बदमाश हैं। चलो यहां से। किसी के मामले में बिला वजह नहीं पड़ना चाहिए। वो उसका हाथ खींचते हुए वहां से ले गया और अपनी कार में बिठाया। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। एक कपकपी उसके जिस्म पर तारी थी, मगर निगाहें बरजस्ता बार बार पलट कर देख रही थीं, जहां समीर बुरी तरह घायल हो चुका था। बरसती बारिश में खून भी शामिल हो चुका था। वो उनके सामने बुरी तरह हार चुका था। सर पर लगी चोट के सबब खून बह रहा था। आंखें भी बोझल महसूस हो रही थीं। वो घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा था। गर्दन को हल्का सा उठाकर देखा
तो सामने सायरा कार में बैठी दूर जाती दिखाई दी। हाथ बढ़ाकर उसे बुलाना चाहा, मगर पीछे से ऐसी जब्त लगी कि वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया और आंखें खुली थीं और सायरा को अपने से दूर जाता देख रही थी। समीर! उसकी दफतन आंख खुल गई। जिस्म पसीने से शराबोर था। उसने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा और गहरे सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई। वलीद की शादी को पूरे 4 साल बीत चुके थे। आज ही के दिन समीर की मौत हुई थी और तब से आज तक कोई ऐसी रात नहीं गुजरी थी जब उसने समीर को ख्वाब में मरते हुए न देखा हो। हर रात वो उन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखती थी, मगर तस्लीम करने से इनकारी थी। उसकी मोहब्बत उसका शौहर वलीद था, जो हर पल उसके साथ था। आज वो उसके लिए खास तोहफा लाने जा रहा था। बस वलीद आते ही होंगे। वो तैयार होने के लिए वॉशरूम में गई और 10 मिनट के बाद एक सुर्ख रंग की साड़ी पहने वापस आई थी। ये साड़ी सुबह वलीद ने ही उसे पहनने को कहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल ठीक कर रही थी। उसे अपने पीछे किसी के होने का शुबा हुआ। वो पलटी, मगर वहां कोई न था। उसने वहम समझकर अपने ख्याल को झटक दिया और दोबारा कंघा करने लगी। उसे एक बार फिर आईने में कोई छवि दिखाई दी। वो बुरी तरह घबराई और पलटकर दबे दबे अल्फाज में कहने लगी, कौन है वहां? वलीद, आप हो क्या? उसने कंघा ड्रेसिंग टेबल पर रखा और धीमे कदमों से आगे बढ़ी और सामने पर्दों को लहराता हुआ पाया। उसने खौफ दबाते हुए पर्दे हटाए, मगर वहां कोई न था। उसकी जान में जान आ गई। लगता है मेरा वहम था। उसने गहरा सांस लिया, फिर पलटी तो खौफ के मारे पीछे की जानिब उछल पड़ी। वहां वलीद खड़ा था। अचानक उसे अपने सामने देखकर वो बुरी तरह चौंकी थी। वलीद! वो बुरी तरह चीखी थी। हाँ, मैं। क्यों, किसी और को गुमान कर रही थी क्या? उसने हंसते हुए रोमानवी अंदाज में कहा था। नहीं 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 तो, उसने हकलाते हुए तरदीद की थी। लेकिन डर तो ऐसे गई थी जैसे कोई भूत आ खड़ा हुआ हो। इस बार वो संजीदा लहजे में गोया हुआ था। वो मुस्कुराती और दोबारा ड्रेसिंग टेबल की तरफ चल दी। आपके होते हुए मुझे किसी भूत वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है, उसने पुरमुतमईन लहजे में कहा था। इतना यकीन है मुझ पर? उसका अंदाज जो मायने था और धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ा। अपने हाथों में एक बारीक सी डोरी को लपेटने लगा था। खुद से भी ज्यादा वो आईने में देख रही थी। तो आज इस यकीन को भी तोड़ देता हूं। बस इतना कहना था कि उसने डोरी को सायरा के गले में लपेट दिया और उसे बुरी तरह कसने लगा। सायरा इस हमले के लिए कतन तैयार न थी और उखड़ती सांसों के साथ अपनी बका के लिए हाथ पांव मारने लगी। सवाल पूछने का वक्त नहीं था और न ही कोई जुमला जबान से अदा हो सकता था। सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। डोरी इतनी बारीक थी मगर मजबूत थी कि उसके गले की रगों को भी चीर सकती थी। बहुत बार मेरे हमलों से बच गई तुम, मगर आज नहीं, आज तुम्हें मरना होगा। वो जबड़े भींचे कह रहा था। एक जुनून उसके सर पर सवार था। उसने वलीद के चुंगल से निकलना चाहा मगर नाकाम रही। अब उसे अपना आखिरी वक्त मालूम हुआ था कि एक आवाज समाज से टकराई थी। छोड़ दो सायरा को। आवाज शनासा थी। वलीद इस आवाज को सुनकर बुरी तरह चौंका था, क्योंकि घर में दाखिल होने से पहले तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर यह आवाज! वो पलटा तो एक बहुत बड़ा धचका लगा। सामने समीर उसी तूफानी रात वाले लिबास में खड़ा था। समीर! वलीद की जुबान से जारी हुआ तो सायरा भी खांसते हुए पलटी। वहां वाकई समीर था। आंखें हकीकत को तस्लीम करने से कासिर थीं। तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे, ये कहते ही समीर की आंखों से अजीब रोशनी निकली थी और वलीद उस रोशनी की ताबनाकी को बर्दाश्त न कर सका और वहीं ढेर हो गया। सायरा ये सब कुछ समझने से कासिर थी। समीर, तुम जिंदा हो? वो हकलाते हुए कह रही थी और वलीद को यूं मरता हुआ देखकर उसका दिल दहल चुका था। मगर जो उसने किया था उसके बाद कोई जज्बा हमदर्दी के लिए ना था। आशिकी मरती नहीं है सायरा। मेरा जिस्म तो उस रात फना हो गया, मगर मेरी आशिकी तुम्हारे साथ हमेशा रही थी और तुम्हें इस शख्स के फरेब से बचाती रही। बस इतना कहना था कि वो अक्स आंखों से ओझल हो गया। सायरा की आंखों में आंसू थे और हालात को समझने से कासिर दिखाई दे रहे थे। हालात उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। तभी उसका दिमाग चकराया और एक एक बात समझ में आने लगी। उस रात वलीद उसे बचाने नहीं बल्कि ये देखने आया था कि सायरा मरी है या नहीं, मगर समीर ने वक्त पर आकर सायरा पर आई मौत को अपने सर ले लिया।
शादी के बाद जो घर में आग लगी थी, उस वक्त भी वलीद वहां मौजूद था, मगर उसने उसे बचाने की कोशिश ना की। मगर समीर की आशिकी ने बचने की राहें हमवार की। किचन के अकब में हमेशा से बंद खिड़की आज गैर मामूली अंदाज में खुद ब खुद खुली हुई थी। सीढ़ियों पर किसी ने तेल फेंक दिया था और कुछ देर पहले वहां से वलीद का गुजर ही हुआ था, मगर वो फिसला नहीं। और जैसे ही सायरा ने अपना पहला कदम रखा तो उसका पांव फिसल गया, मगर किसी ने इस अंदाज में उसे पकड़ा था कि उसे महसूस ना हुआ। उसका दुपट्टा बुरी तरह सीढ़ी के साथ जंगले में फंस गया और वो मुंह के बल गिरने से बच गई। उस दिन भी वो अपनी ड्राइविंग सीट की बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वलीद उसे जल्दी करने को कह रहा था, तभी उसका सारा ध्यान बेल्ट की तरफ था। गैर इरादी तौर पर उसका सर आगे की जानिब झुक गया, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। इससे पहले कि वो वापस अपना चेहरा उठाती, एक फायर की आवाज सुनाई थी। आज इन तमाम राजों से पर्दाफाश हो चुका था। उसका दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। वलीद की लाश सामने थी, मगर ये आंसू उसके लिए नहीं थे, बल्कि उस आशिक के लिए थे जो मरने के बाद भी अपनी आशिकी निभाता रहा। वो जमीन पर बैठती चली गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि क्यों उसने मोहब्बत जैसी नेमत की तौहीन की थी। क्यों समीर की आशिकी को बुरा जाना, हालांकि वो तो खालिसतन उसे चाहता था। तभी तो हर लम्हा आशिकी निभाता रहा।